प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय होगा कंपनी का प्रवर्तन, प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। उसके बाद में प्रवर्तक, प्रमोटर। फिर हम देखेंगे कि प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति, लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स। सबसे पहले कंपनी का प्रवर्तन का अध्ययन करने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी का निर्माण एवं समामेलन, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी किस प्रकार होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी का निर्माण एवं समामेलन कंपनी के प्रारूप में व्यावसायिक संगठन की स्थापना करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया, एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कंपनी निर्माण की प्रक्रिया कंपनी की स्थापना के विचार से लेकर कंपनी के व्यापार प्रारंभ करने तक चलती रहती है। ठीक है, कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया कंपनी की स्थापना के विचार से लेकर कंपनी के व्यापार प्रारंभ करने तक चलती रहती है। इस लंबी प्रक्रिया में अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जैसे परिपत्र तैयार करने पड़ते हैं, कई वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसका भी पालन करना पड़ता है। संपूर्ण प्रक्रिया को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे हमने इसको 3 भागों में बांटा है। पहला है परिवर्तन अवस्था, प्रमोशन स्टेज, फिर है पंजीयन और समामेलन अवस्था, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, फिर है व्यवसायीकरण प्रारंभ करने की अवस्था, स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इस प्रकार अब सबसे पहले जो स्टेप है परिवर्तन अवस्था, उसके अंतर्गत ये कंपनी का परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंपनी का परिवर्तन, प्रमोशन ऑफ ए कंपनी किसे कहते हैं और प्रवर्तक किसे कहते हैं, दोनों में अंतर है। सबसे पहले कंपनी का परिवर्तन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के निर्माण के संबंध में किए जाने वाले प्रारंभिक कार्यों की संपूर्ण श्रृंखला को ही परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, कंपनी के निर्माण के संबंध में किए जाने वाले प्रारंभिक जो शुरुआती जो काम है, उनकी जो क्या है संपूर्ण श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ विद्वान हैं जो कंपनी के परिवर्तन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें गेस्ट वर्ग के अनुसार वो कहते हैं परिवर्तन का तात्पर्य व्यावसायिक शुभ अवसरों की खोज करना, तत्पश्चात लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी संपत्ति तथा प्रबंधकीय योग्यताओं को एक व्यावसायिक इकाई के रूप में संगठित करना। ठीक है, इस प्रकार फिर इसको इंग्लिश में भी हम देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गेस्ट एरिक, प्रमोशन इज़ द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स, प्रॉपर्टी एंड मैनेजरियल एबिलिटी इनटू द बिजनेस कंसर्न फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स ए फॉर्म। यहाँ पे कंपनी इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कंपनी की स्थापना से के विचार उत्पन्न होने से लेकर कंपनी की स्थापना करने तक के समस्त कार्य परिवर्तन में सम्मिलित है। इसमें कंपनी की स्थापना के विचार उत्पन्न होने से लेकर कंपनी की स्थापना करने तक के समस्त कार्य परिवर्तन में शामिल है, इंक्लूड है। अब यहाँ पे कंपनी का परिवर्तन, इसकी डेफिनेशन, इसका अर्थ अलग होता है। और एक होता है प्रवर्तक। प्रवर्तक कौन होता है? व्यक्ति होता है, जबकि परिवर्तन प्राथमिक कार्य है। तो यहाँ पे ये देखना है हमें, यहाँ पे भ्रम नहीं होना है। प्रवर्तन और प्रवर्तक, प्रवर्तन प्रमोशन और प्रवर्तक प्रमोटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे प्रमोटर। जो विद्वान है सर फ्रांसिस, वो कहते हैं, सर फ्रांसिस पॉमर के शब्द में कहा है, प्रवर्तक वे व्यक्ति है जो कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है, पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियम तैयार करता है। अब यहाँ पे पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियम, तो यहाँ भी शब्द आया है। तो यहाँ मेमोरेंडम, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, इसका मतलब ये है कि जब इनका हम सीमा नियम तथा अंतर नियम तैयार करना होता है, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा
पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, आगे अलग उनका विस्तार से अलग से चैप्टर दे रखा है दोनों का, वहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सीमा नियम तथा अंतर नियम तैयार करता है तथा उनकी रजिस्ट्री करवाता है और प्रथम संचालकों को चुनता है। प्रारंभिक अनुमान तथा प्रविवरण यदि हो तो उसकी शर्तों को तय करता है तथा प्रविवरण को प्रकाशित करने तथा पूंजी एकत्रित करने का प्रबंध भी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रवर्तक ये काम करता है। तो एक व्यक्ति होता है जो कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है, तो हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं ये क्या क्या डिफाइन कैसे कर रहा है। ए प्रमोटर इज़ ए पर्सन हु ओरिजिनेट ए स्कीम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, has the memorandum and articles prepared, executed and registered, and find the first director settles in the terms of preliminary and a प्राथमिक contract and prospectus any and make a arrangement for advertising and circulating द प्रोस्पेक्टस एंड प्लेसिंग द कैपिटल। तो यहाँ पे एक शब्द आया है प्रोस्पेक्टस, इसको प्रविवरण कहते हैं। इसका भी हम अध्ययन आगे विस्तार पूर्वक करेंगे। तो ये इस प्रकार ये प्रवर्तक एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, योजना बनाता है। अब यहाँ पे प्रवर्तक जो शब्द है उन्होंने विद्वान में सर फ्रांसिस पोल ने कहा, यहाँ पे कंपनी अधिनियम 2013 में भी इसकी परिभाषाएं दी गई है। वो किस प्रकार है वो हम देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में प्रवर्तक शब्द की परिभाषा को शामिल किया गया है जो इस प्रकार है। इनके अनुसार प्रवर्तक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निम्नलिखित में से किसी भी एक शर्त को पूरा करता है। अब वो शर्त कौन सी है, कंडीशन कौन सी है, जिनका नाम प्रविवरण में प्रवर्तक के रूप में लिखा या नामांकित किया गया है, पहली शर्त। दूसरी, जिसकी पहचान कंपनी की वार्षिक विवरणी में प्रवर्तक के रूप में कराई गई है। तीसरा, इसमें देख सकते हैं जिसका अंशधारी संचालक अथवा अन्य किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी में कामकाज पर नियंत्रण कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट हो सकती है जिसकी सलाह निर्देश या अनुदेशों के अनुसार, माने कि जिसकी सलाह निर्देश या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का संचालन मंडल कार्य करने का अभ्यस्त है, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी पेशेवर हैसियत प्रोफेशनल कैपेसिटी में सलाह निर्देश या अनुदेशन देता है तो उसे प्रवर्तक नहीं माना जाता है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात है, यदि कोई व्यक्ति अपनी पेशेवर हैसियत प्रोफेशनल कैपेसिटी में सलाह निर्देश या अनुदेश देता है तो उसे प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये प्रवर्तक का अर्थ, इसको हम सारांश के रूप में भी देख सकते हैं। प्रवर्तक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो किसी कंपनी के निर्माण की योजना की कल्पना करता है, उसके समामेलन एवं उसकी प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है तथा समामेलन के बाद जो अपना कारोबार करता सम्मेलन का उसकी प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है तथा समामेलन के बाद जब वे अपना कारोबार करती है तब उसे अधिकांश अंशों के धारक के रूप में अथवा उसके संचालक के रूप में इसके संचालक मंडल को सलाह निर्देश अथवा अनुदेश देता है। लेकिन हमने एक बात हमने पहले जानकारी प्राप्त की थी, किंतु यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया में पेशेवर व्यक्ति की हैसियत से प्रोफेशनल कैपेसिटी के से कार्य करता है, सलाह देता है, तो उसे प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। जैसे कोई भी वकील, एडवोकेट, लेखाकार, अकाउंटेंट या इंजीनियर अथवा अन्य जो प्रवर्तक की अपनी पेशेवर हैसियत से मदद करता है या सलाह देते हैं तो वे प्रवर्तक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये प्रवर्तक का अर्थ हुआ। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि प्रवर्तक
की वैधानिक स्थिति कैसी होती है, लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका एग्जाम में पूछा जाता है, प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति कैसी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति के बारे में। सबसे पहले दे रखा है इसमें, प्रवर्तक कंपनी के एजेंट नहीं है। प्रमोटर्स आर नॉट एजेंट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्रवर्तक होते हैं वे कंपनी के एजेंट नहीं होते हैं। यद्यपि प्रवर्तक कंपनी के निर्माण संबंधी समस्त कार्य करता है। बिल्कुल ठीक बात है, प्रवर्तक कंपनी के निर्माण संबंधी समस्त कार्य करता है, किंतु फिर भी प्रवर्तक कंपनी का एजेंट नहीं हो सकता। अब इसका कारण क्या हो सकता है, काम करने के बाद भी इसका एजेंट नहीं हो सकता, इसका कारण क्या हो सकता है। कारण ये कि कंपनी प्रवर्तक द्वारा किए गए कार्यों का पुष्टिकरण यानी रेटिफिकेशन नहीं कर सकती। पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी तभी स्थापित हो सकती है जबकि प्रदान अनुबंध करने के समय अस्तित्व में हो, परंतु प्रवर्तक जब कार्य करता है या अनुबंध करता है तब कंपनी का अस्तित्व ही नहीं होता है। इस प्रकार या अस्तित्व भी नहीं होगा या अथवा समामेलन भी नहीं होता है, जिसके कारण कंपनी प्रवर्तक द्वारा किए गए अनुबंधों का पुष्टिकरण यानी रेटिफिकेशन नहीं कर सकती और कंपनी और प्रवर्तक के बीच एजेंसी का संबंध भी स्थापित नहीं होता। इसलिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में इस बात को स्वीकार किया गया है कि प्रवर्तक कंपनी का एजेंट नहीं है। तो इसमें एक केस है, केलर बनाम बैक्स्टर का मामला है। इसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है और कोई भी व्यक्ति एजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, जिसका अस्तित्व में नहीं है तो वो एजेंट कैसे बन सकता है। अतः जब तक कंपनी का समामेलन नहीं होता तब तक वे अस्तित्व में नहीं आती है। बिल्कुल सिंपल बात है, जब कंपनी का समामेलन नहीं है तो तब तक वे अस्तित्व में नहीं आती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसका एजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो केलनर बनाम बैक्स्टर मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर प्रवर्तक कंपनी के पन्यासी नहीं होते, ट्रस्टी। प्रवर्तक कंपनी के पन्यासी नहीं होते, प्रमोटर्स आर नॉट ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। तो अब क्यों नहीं होते, वही सेम ही कारण। प्रवर्तक की स्थिति के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रवर्तक कंपनी के पन्यासी ट्रस्टी नहीं हो सकते। इसका कारण ये है कि वे एजेंट नहीं होने के संबंध में दिए गए हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जब तक अस्तित्व में नहीं आती तब तक वे अपने पन्यासी को भी नियुक्त नहीं कर सकती। ठीक है, तो वही सेम कारण, कंपनी का अस्तित्व ही नहीं है तो वो पन्यासी की नियुक्ति कैसे कर सकती है। अतः प्रवर्तक पन्यासी के रूप में कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, प्रवर्तक के पन्यासी के रूप में कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट है और लास्ट इम्पोर्टेंट है, वो है प्रवर्तक का कंपनी के साथ विश्वासित संबंध होता है। द प्रमोटर स्टैंड इन ए फिडुशियरी रिलेशन टू द कंपनी। प्रवर्तक इसके द्वारा नियमित कंपनी का ना तो एजेंट होता है और ना ही पन्यासी, लेकिन इसका कंपनी के साथ विश्वासित संबंध होता है। इसका मतलब ये है कि प्रवर्तक का उस कंपनी के साथ जिसके साथ वे प्रवर्तक कार्य करते हैं और उन दोनों के साथ जिन्हें वे उस कंपनी के अंशधारी बनने हेतु प्रेरित करते हैं के साथ विश्वासित संबंध अवश्य होता है। अब यहाँ पे विश्वासित संबंध से तात्पर्य विश्वास, भरोसा या सद्भाव के संबंध से है। क्या मतलब है विश्वासित का मतलब विश्वास, भरोसा या सद्भाव से है। तो यहाँ पे इसके बाद में हम देखते हैं कि अब प्रवर्तक द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य पूर्ण पारदर्शी, न्यायोचित व सद्भावनापूर्ण होंगे। यद्यपि प्रवर्तक न तो कंपनी के एजेंट होते हैं और न ही पन्यासी की, किंतु उसकी स्थिति उन दोनों के समान ही होती है। जिस प्रकार कंपनी एजेंट या पन्यासी के सभी कार्य पारदर्शी व नियोजित होने चाहिए, ठीक उसी प्रकार प्रवर्तक के कार्य भी पारदर्शी व नियोजित होने चाहिए।
तो इस प्रकार एक विद्वान है लॉर्ड लिडले, वो कहते हैं प्रवर्तक की स्थिति के बारे में, यद्यपि प्रवर्तक कंपनी के निर्माण से पूर्व ना तो कोई कंपनी का एजेंट होता है और ना ही उसका पन्यासी, किंतु एजेंसी एवं पन्यासिता के पुराने प्रचलित सिद्धांतों को ऐसे मामलों में लागू किया जा सकता है। ये पूर्ण मान्य एवं स्वीकृत नियम है। कंपनी का प्रवर्तक कंपनी की ओर से प्राप्त धन के लिए ठीक उस प्रकार से जवाबदेह है जैसे कि एजेंट या पन्यासी के संबंध में होता है। इस प्रकार लास्ट में हम सारांश में ये कह सकते हैं कि प्रवर्तक ना तो कंपनी का एजेंट होता है और ना ही पन्यासी, ये उसकी किंतु ना ही पन्यासी, ठीक है। प्रवर्तक ना तो कंपनी का एजेंट होता है और ना ही पन्यासी, किंतु इसका कंपनी के साथ विश्वासनित संबंध होता है। यह संबंध ठीक उस प्रकार से जैसे कि एजेंट के साथ प्रधान, कैसा है, जैसे एजेंट के प्रधान के साथ संबंध होता है तथा पन्यासी का संबंध हितधारी के साथ। तो इस प्रकार इंग्लिश में भी हम देख सकते हैं, दैट द प्रमोटर इज नाइदर एन एजेंट नॉर ए ट्रस्टी बट ही इज ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू द कंपनी जस्ट एज द relationship of the principal and agent in the case of a agency or the trustee and a beneficiary under the trust। इस प्रकार ये हमने प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति और प्रवर्तक का अर्थ इससे पहले हमने पढ़ा, जाना और अध्ययन किया। कंपनी का परिवर्तन, तो यहाँ पे प्रमोशन ऑफ कंपनी उसका अर्थ, और प्रमोटर, तो यहाँ में डिफरेंस है। तो इस प्रकार ये था। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे कि प्रवर्तक होते हैं उसके कार्य क्या हो सकते हैं। थैंक यू।